मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे। मेरी उम्र 55 साल है और मैं अपनी ज़िंदगी अब जेल में गुजार रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ सालों पहले एक ऐसा काम किया था जिसको बताते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। और शायद मुझ जैसे इंसान के लिए जेल में उम्र कैद की सज़ा भी कम है, क्योंकि मैंने एक ऐसा घिनौना काम किया था जो शायद कोई पिता अगर करेगा तो उसे 100 बार सोचेगा। मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। मेरा बेटा जो मेरा गुरूर था, मेरा घमंड था, जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। मेरी दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और दोनों ही अपनी ससुराल में बहुत सुखी रह रही थी। मेरा बेटा विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था। मेरी दोनों बेटियों की शादी उनकी मर्जी के मुताबिक हुई थी, क्योंकि वो जिन लड़कों को पसंद करती थी मैंने उनकी शादी उनके साथ ही करवा दी थी। मैं ऐसा पिता नहीं था जो लव मैरिज के खिलाफ था, और मेरी बेटियों ने भी ऐसे लड़कों को पसंद नहीं किया था जिन्हें मैं पसंद न कर सकूं। मेरी बेटियां जिन लड़कों से प्यार करती थीं वो देखने में भी बहुत अच्छे थे और ख़ानदानी लड़के थे, पढ़े लिखे थे और उनके कारोबार भी अच्छे थे। बस यही सब सोचकर मैंने अपनी बेटियों की शादी उन लड़कों के साथ कर दी थी, और यही वजह है कि वो आज भी अपने ससुराल में सुखी रह रही है। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी तबाह करने में पूरा पूरा हाथ अगर था तो वो मेरा था। मेरा बेटा, जिसको मैंने जीते जी मार दिया था, जो जिंदा ज़रूर था मगर जिंदा लाश बनकर आज भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। चलिए मैं आपको पूरे 10 साल पीछे लेकर चलता हूँ, जब हम सब लोग एक ही परिवार में रहते थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। वैसे तो हम लोग मिडिल क्लास लोग थे, मगर भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मगर इतना ज़रूर था, जितना कमाते थे उतने में ही हम सब लोगों की ज़रूरत पूरी हो जाती थी और हमारा गुजारा हो जाता था। मेरी दोनों बेटियां, जिनसे घर में रौनक लगी रहती थी, और मेरा बेटा जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने लग गया था और अपनी दोनों बहनों को ही बहुत तंग किया करता था। मेरा एक छोटा भाई भी था, उसके पास कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो दोनों पति पत्नी मेरे बच्चों को ही अपनी औलाद समझते थे और हम सब लोग एक साथ बहुत खुश रहते थे। मेरा एक दोस्त था जो बचपन से ही मेरे साथ रहा था। हम दोनों की शादी भी आगे पीछे ही हुई थी। हम दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की थी और स्कूल पूरा हो जाने के बाद एक साथ एक ही कॉलेज में गए थे। ज़्यादातर हम दोनों की ज़िंदगी एक साथ ही गुजरी थी। शादी के बाद भी हम दोनों के परिवारों में एक दूसरे का आना जाना बहुत था। शुरू से ही मैं रंगीन मिजाज रहा था। मुझे खूबसूरत औरत और लड़कियों को देखने का बहुत शौक था। कहने को तो अब शादी हो गई थी, बच्चे भी जवान हो गए थे और हमारी उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी मेरा दिल जवान था। मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे के साथ खूब हंसी मजाक किया करते थे और कभी एक साथ बैठ जाते तो पुरानी यादों को धीरे धीरे ताज़ा कर लिया करते थे। जब हम दोनों कॉलेज में थे तो कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां हमारी दीवानी थीं। मेरा दोस्त तो मामूली सी शक्ल का था, मगर मैं बहुत हैंडसम था। आज मेरी उम्र भले ही 55 साल है, लेकिन अब मैं अपनी ज़िंदगी जेल में गुजार रहा हूँ, इसलिए अब मुझ पर बुढ़ापा साफ नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं 45 साल का हुआ करता था तब भी मुझे खूबसूरत लड़कियों को देखने का बहुत शौक था। और मैं इतना ज़रूर जानता था कि मेरी स्मार्टनेस को इतनी उम्र का होने के बावजूद भी देखने पर उन लड़कियों के दिल में कुछ कुछ होता था। और जब मैं जवान था तब तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था। कॉलेज की बहुत सारी लड़कियां मुझ पर फिदा होती थीं, मगर मैं ज़्यादा लड़कियों को भाव नहीं देता था, क्योंकि मैंने कभी भी लड़कियों से मोहब्बत करनी नहीं जानी थी। मेरा काम सिर्फ इतना ही होता था कि जो लड़की मेरे ऊपर फिदा हो जाए मैं उसका इस्तेमाल करूं, उसके साथ फ्लर्ट करूं और फिर उसे छोड़ दूं। सच्ची मोहब्बत तो मैं जानता ही नहीं था कि क्या होती है। इतनी सारी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने के बावजूद भी मेरा सिर्फ यही कहना था कि मैं अपने माता पिता की मर्जी के साथ ही शादी करूंगा, और फिर ऐसा ही हुआ था। मेरे माता पिता ने मेरे लिए उस लड़की को सिलेक्ट किया था जो बाद में मेरी हमसफर बन गई थी। उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरी थी। आखिरकार वो मेरे 3-3 बच्चों की माँ थी। 3-3 बच्चे हो गए थे और मेरे ऊपर ढेर सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। काम का लोड बहुत था और फिर मैं अपने घर का सबसे बड़ा था, इसलिए मैंने जवानी वाली हरकतें करना बंद कर दी थी और अब अपनी गृहस्थी में बिजी हो गया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। जब मेरा बेटा जवान हुआ तो पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था और मेरा बेटा धीरे धीरे कामयाबी की ऊंचाइयां छूने लगा। मैं बहुत खुश हुआ था और अपने बेटे को अपना गुरूर समझता था। अपने बेटे से कहता था कि तुमने मेरा नाम रोशन कर दिया। मैंने अपने दोस्त अशोक की बेटी को देखा हुआ था जो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मेरे बेटे की उम्र की थी। मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रहूँगा, क्योंकि उसकी बेटी सुंदर होने के साथ साथ इंटेलिजेंट भी थी
और उतनी ही पढ़ी लिखी थी जितना कि मेरा बेटा था। इस तरह हम दोनों दोस्तों के बीच ये बात तय हो गई थी कि हम दोनों अपने बच्चों की एक साथ शादी कर देंगे और इस तरह हम दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में हम दोनों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने जा रही थी। ये बात सिर्फ मेरी पत्नी जानती थी। ये बात अभी हम लोगों ने किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि पहले से ही अगर ये बात बच्चों को पता चल गई तो बच्चे पढ़ाई से या अपने करियर से ध्यान हटाकर एक दूसरे में बिजी हो जाएंगे, और हम ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज के समय में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जितना हो सके अपने बच्चों को गलत कामों से रोकना चाहिए। मेरी सोच तो बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरी सोच सिर्फ जहाँ से शुरू होती थी वहीं पर ही अच्छी होती थी, मगर जहाँ पर मेरी सोच का आखिर होता था वहीं पर मेरी सोच बहुत ख़राब हो जाती थी। फिलहाल कई साल इसी तरह से गुजर गए। मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, उसने अपना करियर बना लिया था और अब समय आ गया था मेरे बेटे की शादी का। इसलिए मैंने अपनी पत्नी को दोबारा से याद दिलाया था कि मैंने अशोक की बेटी सुनैना को अपने घर की बहू बनाने के लिए कई सालों पहले अशोक से कहा था। अब हमें अपनी कही हुई बात को पूरा करने का समय आ गया, क्योंकि अब हमारे बच्चे किसी काबिल बन गए हैं और अब उनकी शादी का समय भी आ चुका है। मेरी दोनों बेटियां तो अपनी ससुराल की हो गई थी और अब शादी के लिए सिर्फ मेरा बेटा ही बचा था। सुनैना अशोक की इकलौती बेटी थी। वक्त के साथ साथ शायद वो ये बात जान गई थी, इसलिए हमारे घर पर आकर मेरे बेटे पर डोरे डालती थी। उसे कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि बड़ों के बीच जब फैसले होते हैं तो बच्चों को किसी न किसी तरह से पता चल ही जाते हैं और फिर उनके मन में उस इंसान के लिए प्यार जागने लगता है। मगर मेरे बेटे के दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं थी। मेरा बेटा उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता था। ये बात तो मैंने भी नोटिस की थी। फिर मुझे लगता था कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी सुनैना से उसके रिश्ते के बारे में हमारी तरफ से ये बात खुलकर नहीं आई थी। वैसे भी मेरा बेटा बहुत शरीफ था, इन बातों से बहुत दूर था। अब वो समय आ गया था जब हमें बच्चों को बता देना था कि अब हम तुम दोनों की शादी कर देना चाहते हैं। इसीलिए मैंने घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी थी, जिसमें हमने अपने कुछ रिश्तेदारों को इनवाइट किया था और साथ ही साथ मैंने अशोक की फैमिली को भी अपने घर पर इनवाइट किया था और उससे कहा था कि वो अपने कुछ रिश्तेदारों या फ्रेंड्स वगैरह को हमारे यहाँ पार्टी में इनवाइट कर सकता है। ये पार्टी मैंने सिर्फ अपने बेटे का सब लोगों के सामने रिश्ता अनाउंस करने के लिए रखी थी, जिसमें हमारे रिश्तेदार भी आ गए थे और अशोक भी अपनी बेटी को हमारे घर लेकर आ गया था। सब लोग बहुत खुश थे। मेरी दोनों बेटियां भी अपने ससुराल वालों के साथ आई हुई थी। जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो मैंने सबके बीच अपने बेटे और सुनैना को एक साथ खड़ा करके ये खबर सब लोगों को सुना दी थी कि हम दोनों दोस्त अपनी बचपन की दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। इसलिए हमने अपने दोनों बच्चों का रिश्ता तय कर दिया है और अब हम जल्द ही इन दोनों की शादी भी कर देंगे। ये खबर सुनकर सब लोगों ने तालियां बजाई थी, जबकि मेरे बेटे का चेहरे का रंग उड़ गया था। वो बार बार मेरी तरफ देखकर पापा पापा कर रहा था, लेकिन मैं उसकी बात समझ नहीं पाया था क्योंकि चारों तरफ शोर हो गया था, क्योंकि इस रिश्ते की खुशी में सब लोगों ने तालियां बजाई थी, जिनकी तड़तड़ाहट पूरे घर में गूंज रही थी। न जाने मेरा बेटा मुझसे क्या कहने वाला था। खुशी और एक्साइटमेंट की वजह से मैंने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया और जब मैंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसने जोर से चिल्लाकर कहा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता, मैं आपके इस फैसले के खिलाफ हूँ। मेरे बेटे की बात सुनकर अचानक सब लोगों ने अपने हाथ रोक लिए थे और चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, आपको एक बार सुनैना से मेरा रिश्ता तय करते हुए मुझसे भी तो पूछ लेना चाहिए था। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इस रिश्ते में मेरी मर्जी नहीं है। सब लोगों के सामने इस रिश्ते से इनकार करते हुए मेरा बेटा गुस्से से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया था। मगर सब लोगों के सामने मेरी बड़ी बेइज्जती हुई थी, क्योंकि आज यहाँ पर हमारे सारे ही रिश्तेदार और दोस्त मौजूद थे, जिन लोगों के सामने हमारी बहुत इज्जत थी। सबके सामने मेरा सर नीचा होकर रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने बात बनाई थी कि मेरा बेटा थका हुआ है, इसलिए इस तरह की बात कर रहा है। मगर मैंने देखा था कि मेरे दोस्त का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। अशोक कहने लगा कि तुम्हारा बेटा ये क्या बदतमीजी करके गया है, जाकर उससे ये बात करो कि उसकी इस रिश्ते में मर्जी क्यों नहीं है, वो क्या चाहता है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम शांत हो जाओ, मैं अपने बेटे को समझाने की कोशिश करूंगा, अभी मैं एक बार उससे बात तो कर लूं।
मैंने सुनैना की तरफ देखा था, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उस समय तो जैसे तैसे मैंने सबको शांत कर लिया था और थोड़ी देर के बाद सब लोग अपने अपने घर को रवाना हो गए थे। मगर अब मुझे अपने बेटे से पर्सनली बात करनी थी, इसलिए मैं उससे बात करने के लिए उसी रात उसके कमरे में चला गया था। मैंने जाकर देखा तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मैं उसके पास चला गया, उसके करीब जाकर बैठ गया और उससे कहने लगा कि आज जो तुमने हरकत की है वो बहुत गलत थी। तुम्हें मेरी बात को समझना चाहिए था। कम से कम सब लोगों के सामने तो तुम मेरी इज्जत रख लेते। तुम्हें पता है कि आज मैं सारे मेहमानों के सामने तुम्हारी वजह से कितना शर्मिंदा हुआ हूँ। तुम्हें अगर मुझसे कोई बात करनी थी तो तुम बाद में भी तो कर सकते थे, उस समय तो तुम खामोश रहते। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे बेटे ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर कहने लगा कि आपने मेरा रिश्ता तय करते समय मुझसे पूछा था, बस आपने तो सबके सामने अपना फैसला सुना दिया। आपको नहीं पता कि आपका बेटा क्या चाहता है। आपको भी तो एक बार मुझसे बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी खुशी किस में है, तुम्हें कोई लड़की पसंद है या नहीं। मगर आपने सब लोगों के सामने अचानक इस तरह अपना फैसला सुनाकर मेरा दिल तोड़ दिया। अब इसमें आपकी सब लोगों के सामने बेइज्जती हुई है तो ये आपकी प्रॉब्लम है पापा, मेरी नहीं। क्योंकि जब पेरेंट्स बच्चों का रिश्ता तय करते हैं तो उनसे पहले उनकी मर्जी पूछते हैं। अगर जबरदस्ती उन पर डिसीजन थोप दिया जाए तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं होती। अपने बेटे की बात सुनकर आज मैं उसका चेहरा देखता रह गया था। आज मुझे एहसास हो रहा था कि वो बड़ा हो गया है, क्योंकि जितनी समझदारी वाली बातें वो कर रहा था उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा था। मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे एक बार तुमसे पूछना चाहिए था। मगर सुनैना से तुम्हारा रिश्ता मेरे बचपन में ही तय कर दिया गया था। मगर सुनैना से तुम्हारा रिश्ता मैंने बचपन में ही तय कर दिया था, जब तुम लोग 15 साल के थे, और ये बात तुम्हें कभी बताई नहीं गई, तुमसे छुपा कर रखी गई। मगर अब जब तुम्हारे सामने ये बात खुलकर आ गई है तो तुम मेरी बात मान लो, मेरा फैसले का मान रखो। सुनैना बहुत अच्छी लड़की है, इस तरह तुम्हारे पापा और अशोक अंकल के बीच दोस्ती गहरी हो जाएगी। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, लेकिन मैं ऐसे कैसे सुनैना से शादी करने के लिए तैयार हो जाऊं, क्योंकि मैं तो किसी और लड़की को पसंद करता हूं। अपने बेटे की बात सुनकर अचानक मेरे ऊपर एक बिजली सी गिर पड़ी थी। मैंने कहा, क्या तुम किसी और लड़की को पसंद करते हो? कौन है वो लड़की? मेरा बेटा कहने लगा, दरअसल पापा, उसकी और मेरी मुलाकात 2 साल पहले एक थिएटर में हुई थी। मैंने उसे पहली नज़र में देखते ही पसंद कर लिया था। मैं उस लड़की के कांटेक्ट में पिछले 2 साल से हूँ। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने फैसला कर लिया है कि शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ ही करेंगे। प्लीज़ पापा, आप मेरा रिश्ता सुनैना की तरफ से ख़त्म करवा दो और मेरा रिश्ता मेघा के घर लेकर चलो। मेघा बहुत अच्छी लड़की है। आपको नहीं पता कि उसकी फैमिली भी बहुत ख़ानदानी और वो मिडिल क्लास फैमिली से है। मुझे उम्मीद है कि आपको और मेरी मम्मी को वो लड़की बहुत पसंद आएगी। मैंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। आखिर सुनैना भी तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि उसे ये बात पहले ही पता चल गई थी कि हम लोगों ने तुम दोनों का रिश्ता लगाया हुआ है। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लोगों की शादियां होती हैं तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी क्रिएट हो जाती है कि बारातें तक वापस लौट जाती हैं और फिर वो लोग भी तो कहीं ना कहीं शादी कर ही लेते हैं ना। इसलिए प्लीज़ आप भी सुनैना के पापा से कहिए कि वो अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और देख लें और मैं आप लोगों को मेघा का एड्रेस दे दूंगा। आप लोग मेघा के घर जाकर उसकी फैमिली से रिश्ते की बात कराना। मैंने अपने बेटे से कहा था कि तुम कैसी बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि हम दोनों दोस्त कई सालों पहले ही ये फैसला कर चुके हैं। अब अगर मैं अपने फैसले से पीछे हटूंगा तो अशोक और उसके परिवार के सामने मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और तुम जानते हो कि मेरी दोस्ती पर भी फर्क पड़ सकता है। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें वहीं शादी करनी होगी जहां मैं चाहता हूं। मेरा बेटा मुझसे बहुत जिद करने लगा और कहने लगा कि पापा, मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ और शादी भी सिर्फ उसी से करूँगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अपने बेटे की बात सुनकर मैं शॉक्ड रह गया था। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर मैं उसके कमरे से निकल आया था और पूरी बात आकर मैंने अपनी पत्नी को बताई थी। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने तसल्ली से मुझे समझाया और कहने लगी कि अगर हम ज़बरदस्ती अपने बेटे की शादी सुनैना से कर देंगे तो शायद वो ज़िंदगी भर उसके साथ खुश नहीं रह सकेगा, क्योंकि उसकी खुशी तो कहीं और है। और दोनों बेटियों की शादी भी तो हमने उनकी मर्जी के मुताबिक करवाई है। अगर बेटे की भी करवा देंगे तो कोई गलत बात नहीं है। हमें अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मैंने कहा, लेकिन तुम नहीं जानती,
अशोक इस बात पर कितना नाराज होगा, और मैं अशोक के सामने अपना नाम खराब नहीं करना चाहता। और रही बेटियों की बात, तो बेटियों ने अपने लिए परिवार ऐसे चुने थे जहां पर वो खुश रह सकती थी और जहां पर हमारी भी खुशी थी। पता नहीं ऋतिक ने जिस लड़की को पसंद किया वो लड़की कौन है, कैसे खानदान की है, हम लोगों को समझ पाएगी भी या नहीं, हमारे साथ एडजस्ट हो पाएगी भी या नहीं। मैं तो ऋतिक की शादी सुनैना के साथ ही करवाना चाहता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझे समझा समझा कर थक गई थी, और उधर मैं अपने बेटे को समझा रहा था जो मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। एक तरफ अशोक ने मेरा दिमाग खराब किया हुआ था कि आखिर तुम्हारा बेटा क्या चाहता है, तुमने उससे फाइनल बात की या नहीं। मैं तो चारों तरफ से उलझकर रह गया था। अशोक बहुत नाराज हो रहा था, कह रहा था कि अगर तुमने मेरी बेटी की शादी अपने बेटे के साथ नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। इस तरह तुम मेरी बेटी के साथ गलत करोगे और हम दोनों की दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मैंने अपने बेटे से दो टूक बात की थी और कहा था कि तुम्हें मेरी मर्जी के मुताबिक ही शादी करनी होगी, वरना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मेरा बेटा भी जिद पर अड़े हुआ था, कहने लगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं अपनी जान ले लूंगा। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ। मुझे लगा कि मेरा बेटा सिर्फ मुझे डराने के लिए सब कुछ कह रहा है, मगर जब मैंने उन दोनों की एंगेजमेंट का दिन फिक्स कर दिया तो मेरे बेटे ने अपने हाथ की नस काटने की कोशिश की। वो तो अच्छा था कि घर के नौकर ने उसे देख लिया था और मौके पर उसने शोर मचा दिया। हम लोग शोर की आवाज़ सुनकर जब बेटे के कमरे में गए तो सबने उसे बचा लिया था। इस तरह मेरा बेटा बच गया था, वरना वो अपनी जान लेने की पूरी कोशिश कर चुका था। अब ऐसी हालत में मैं क्या कर सकता था। मुझे अपने बेटे का रिश्ता वहीं लेकर उस लड़के के घर जाना ही था जहां उसकी खुशी थी। मैंने अपने दोस्त से माफ़ी मांग ली थी। मेरे दोस्त ने मेरी बेइज्जती तो बहुत की थी और उसकी बेटी भी बहुत रोई थी, मगर मैं कुछ नहीं कर पाया था और अपने बेटे की खुशियों की खातिर मुझे हार माननी पड़ गई थी। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मेघा के घर गया तो मेघा को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि मेघा इतनी खूबसूरत लड़की थी कि मेरी आंखें उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी। अब मुझे पता चला था कि मेरा बेटा उसे क्यों पसंद करता था और उसके लिए क्यों जान देने पर उतर आया था। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बहुत फुर्सत से बनाया है। कई सालों बाद मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी आंखों के सामने देखी थी, क्योंकि आजकल की लड़कियां तो सिर्फ मेकअप वाले चेहरे में ही खूबसूरत नजर आती हैं, लेकिन उस लड़की की रियल और नेचुरल ब्यूटी थी। वो सच में इतनी सुंदर थी कि कोई भी उसका आसानी से दीवाना हो सकता था। मेरी बरसों पुरानी जवानी उसे देखकर जाग उठी थी। न जाने क्यों वो मेरे दिल में पहली ही नज़र में जगह कर गई थी। इतने सालों के बाद भी मैं अपने दिल पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी। मैं अपने बेटे से जो नाराज़ था और जो इस रिश्ते से खुश नहीं था, अब मैं इस रिश्ते से खुश हो गया था और मैंने खुशी खुशी अपने बेटे से कहा था कि लड़की बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी भी लड़की को देखकर उसकी दीवानी हो गई थी और अब मैंने अपने बेटे की शादी की डेट फिक्स कर दी थी। लड़की के घर वालों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया था और इस तरह दोनों तरफ से रिश्ता फिक्स हो गया था। उन दोनों की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। मेरा बेटा इस रिश्ते से बहुत खुश था और मुझसे कह रहा था कि पापा, आपने मेरी बात मानकर मुझे सारी जिंदगी की खुशियां दे दी हैं, क्योंकि मैं शायद मेघा से अलग होकर खुश नहीं रह पाता। धीरे धीरे मेरे बेटे की शादी का समय भी आ गया। हम लोग सारे रिश्तेदारों में इनविटेशन कार्ड बांटने के लिए जा रहे थे। मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त अशोक के घर भी इनविटेशन देने चला जाता हूँ। वैसे भी वो मुझसे बहुत नाराज़ होगा, इसीलिए मैं उसकी बेटी और उसकी पत्नी के लिए भी कुछ गिफ्ट्स ले गया था। जब मैं उनके घर गया तो मेरा दोस्त घर पर मौजूद नहीं था। भाभी जी ने तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं की थी, जबकि सुनैना मुझे देखकर कमरे के अंदर चली गई थी। मैं अकेला ही बैठा रहा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि अशोक अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे, आप यहाँ पर बैठकर इंतज़ार कीजिए। मैं समझ गया था कि इन लोगों के ऐसे बिहेवियर का क्या मतलब है। आखिरकार मैंने इन लोगों के साथ गलत किया था। मैं खामोश रहा। थोड़ी देर के बाद जब मेरा दोस्त आया तो मैं खुशी से उसके गले लगने लगा और उससे कहा कि देखो, मैं ऋतिक की शादी का इनविटेशन तुम्हें देने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मगर अब जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरे बेटे की खुशी तुम्हारी बेटी के साथ नहीं थी। मैं अपने बेटे को उदास नहीं देख सकता था। मेरे दोस्त ने मेरे हाथ से कार्ड तो छीन लिया और उसे फाड़कर ज़मीन पर फेंक दिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो कहने लगा कि तुम्हारे बेटे की खुशी अगर उस लड़की के साथ थी तो मेरी बेटी की खुशी तुम्हारे बेटे के साथ थी। तुमने अपने बेटे की खुशी के खातिर मेरी बेटी की खुशियों को आग लगा दी। भला मैं तुम्हारे बेटे की शादी में कैसे आ सकता हूँ? तुम एक झूठे और घटिया इंसान हो।
तुम्हारा पूरा परिवार झूठा है और तुम्हारा बेटा भी झूठा है। तुम सब लोगों ने मिलकर मुझे और मेरी बेटी को धोखा दिया है। देखना तुम्हारा बेटा कभी खुश नहीं रह सकेगा। अशोक बहुत गुस्से में था। मैं बार बार उससे यही कह रहा था कि यार अब तो सब कुछ भूल जाओ, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की दोस्ती में फर्क आ जाए। अशोक कहने लगा कि फर्क तो अब आ चुका है। तुम मेरे घर से जाते हो या मैं तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से निकालूं। मैं अपने दोस्त से फिर भी हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन उसने मुझे जबरदस्ती दरवाजे पर धक्का दे दिया, जिससे मैं घर के बाहर जाकर गिरा था और जो गिफ्ट मैं उसकी बेटी और पत्नी के लिए लेकर गया था वो भी उसने घर से बाहर फेंक दिए थे। कहने लगा कि आज के बाद मेरे घर आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मेरी दोस्ती यहीं पर खत्म होती है। फिर उसने अपने घर का दरवाजा बंद कर लिया था। उस दिन मुझे अपनी बेइज्जती का बहुत एहसास हुआ था। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। मन तो कर रहा था कि मैं अशोक की जान ले लूं, क्योंकि उसने मुझे बहुत बेइज्जत किया है। मैं जब घर के बाहर खड़े होकर अपनी हालत ठीक कर रहा था तो आसपास के सारे ही लोग मुझे अजीब अजीब सी नजरों से देख रहे थे। वो लोग समझ गए थे कि मैं तो अशोक का दोस्त हूँ और आज वो मुझे इस तरह से घर से बाहर क्यों निकाल रहा है। मैं शर्मिंदगी भरी नजरों से वहां से अपना सामान लेकर अपने घर वापस आ गया था, मगर मुझे अपने बेटे पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे बेटे की वजह से हुआ था। फिर मैंने दिमाग लगाया कि ये सब कुछ मेरे बेटे की वजह से नहीं बल्कि उस लड़की की वजह से हो रहा था जो मेरे बेटे से शादी करके घर की बहू बनना चाहती है। मेरा बेटा तो सही था। अगर वो लड़की मेरे बेटे की जिंदगी में ना आती तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी और आज मैंने पहली बार महसूस किया था कि किसी को धोखा देने की सजा क्या होती है। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला इस लड़की से जरूर लेकर रहूंगा। मैंने उसे खामोशी से अपनी बहू तो एक्सेप्ट कर लिया है, मगर मैं उसका जीना दुश्वार कर दूंगा। बस एक बार वो मेरे घर में आ जाए। अशोक के घर से वापस आने के बाद मैंने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी और ना ही इस बारे में मुझसे किसी ने पूछा था। मेरे बेटे की शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थीं और फिर जब हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के घर पहुंचे तो ये देखकर मैं दंग रह गया था कि लड़की बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। आज उसने मेकअप किया हुआ था और दुल्हन की ड्रेस में वो बिल्कुल गजब ढा रही थी। न जाने कि उस लड़की की तरफ मैं बार बार अट्रैक्ट हो रहा था, बार बार उसे देखने का मेरा मन कर रहा था। मेरा बेटा उसके बराबर में बैठकर बहुत खुश था। फिलहाल शादी की सारी रस्में पूरी हो चुकी थी और लड़की विदा होकर हमारे घर आ गई थी। मेरे बहू बेटे की शादी की पहली रात थी। न जाने क्यों मुझे अपने बेटे से चिड़सी हो रही थी, क्योंकि वो मेरी बहू के करीब जाने वाला था। फिलहाल मेरी पत्नी ने मुझे कमरे में भेज दिया था और मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लग गया था। बाकी की सारी रस्में घर की औरतें देख रही थी। मैं लेटे लेटे ही सोच रहा था कि उन दोनों के बीच न जाने क्या हो रहा होगा। फिर इसी तरह मुझे नींद आ गई और मैं सो गया था। अगले दिन जब मैं सोकर उठा और अपनी बहू के कमरे की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा कमरे में मौजूद नहीं है, जबकि बाकी सारी औरतें किसी न किसी काम में बिजी हैं। किसी का मुझ पर ध्यान ही नहीं था। इसलिए मैं मौका देखकर बहू के कमरे में चला गया और वहां जाने के बाद मैं बड़ी गौर गौर से मेघा को देख रहा था। मेघा को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि मैं उसके पीछे खड़ा हुआ हूँ। वो जैसे ही पलटी तो अचानक मुझे देखकर घबरा गई। उसने जल्दी से अपने सर पर पल्लू किया और कहने लगी कि पापा जी आप यहाँ, क्या आपको कोई काम है? वो नजर झुकाकर खड़ी हुई थी। मैंने उसे कहा कि नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है। मैंने कहा एक नजर मेरी तरफ देखो, मुझसे नजरें मिलाकर बात करो। उसने मेरी तरफ देखा तो मैं उससे कहने लगा कि तुमने मेरे बेटे की जिंदगी में आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम देखो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मेरी बात सुनकर वो अचानक घबरा गई थी। मेरी बात का मतलब वो समझ नहीं पाई थी। तभी मेरा बेटा कमरे के अंदर दाखिल हुआ और वो भी मुझे देखकर शॉक्ड रह गया। कहने लगा कि पापा आप यहाँ सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? तो मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं, बस बहू से तुम्हारे बारे में ही पूछने आया था। तो बहू कहने लगी कि तुम अभी अभी बाहर गए हो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मेरी बहू ये देखती रह गई थी कि मैंने कितनी सफाई से झूठ बोला था। वो मुझे देखने में भी बिहेवियर की डरपोक नजर आ रही थी और अभी वो नई नई थी, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। न जाने क्यों मेरी गंदी नजर उस पर पड़ गई थी। वो जब भी मेरे सामने आती थी तो मैं उसे देखता रहता था। उसे भी ऐसा लगता था कि मेरी नज़र उस पर हर बार जमी रहती है। वो मेरी नज़रों से उलझने लगी थी और हमेशा डरी सहमी सी रहती थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। मैं अपनी बहू के धीरे धीरे करीब जाने की कोशिश करता था। मेरा छोटा भाई और उसकी पत्नी
उन लोगों ने दूसरे शहर में घर खरीद लिया था, इसलिए वो वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। मेरे घर के सारे लोग उन लोगों को छोड़ने के लिए गए हुए थे, जबकि मैं तबीयत खराब का बहाना करके घर से बाहर नहीं गया और बहू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, वो भी घर में ही थी। अकेलेपन का फायदा उठाते हुए जब मैं उसके कमरे में गया तो वो मुझे देखकर घबरा गई थी, और जब मैं उसके करीब जाने की कोशिश करने लगा और उसके कोमल हाथों को मैंने अपने हाथों में ले लिया, वो बहुत डर गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर इस बारे में किसी को भी बताने की कोशिश की तो तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे की जिंदगी में जबरदस्ती आ गई हो और मैं तुम्हें निकालना अच्छी तरह से जानता हूँ। वो हर बार मुझसे यही कहती थी कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने ऐसा भी क्या गलत किया जो आप मुझे इतना तंग करते हो। मैं उससे कहता था कि तुमने ही तो सब कुछ किया है। जिस दिन से तुम मेरे बेटे की जिंदगी में आई हो, मेरे दोस्त से मेरी सालों पुरानी दोस्ती सिर्फ तुम्हारी वजह से खराब हुई है। वो हमेशा परेशान परेशान सी रहती थी। वो चाहकर भी मेरे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि मैंने उसे पहले ही धमका दिया था कि अगर तुमने किसी को भी कुछ भी बताने की कोशिश की तो मेरा बेटा मेरा बहुत कहना मानता है, मैं उससे कहकर तुम्हें उसकी जिंदगी से निकलवा दूंगा। बस वो इसी बात से डरकर खामोश रहती थी। एक दिन मेघा ड्राइवर के साथ अपने मायके जाने के लिए निकली थी, क्योंकि उस दिन मेरा बेटा ऑफिस गया हुआ था। मैं ये बात बड़ी ध्यान से देख रहा था, इसलिए मैंने ड्राइवर को फोन करके कह दिया कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। इस लड़की को इसके मायके नहीं, बल्कि मैंने उसे एक एड्रेस सेंड कर दिया था कि वो उसे उस एड्रेस पर ले जाए। मेरा कहना नौकर ने मान लिया था और वो उस लड़की को मेरे बताए हुए एड्रेस पर ले गया था, और वहां जाने के बाद उसने उसे घर में बंद कर दिया था। जब मैं वहां पहुंचा तो मेघा बहुत घबराई हुई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी। कहने लगी कि मैं समझ गई हूँ कि ये सब कुछ आपने ही किया है, क्यों लाए हैं आप मुझे यहाँ पर। मैं तो अपने मायके जा रही थी, मगर ड्राइवर ने मुझे यहाँ छोड़ दिया। बताइए आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज मुझे यहाँ से निकालिए, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। फिर मैं उसके करीब गया और कहने लगा कि दरअसल मुझे तुम्हारी खूबसूरती बहुत पसंद है, मैं तुम्हारी खूबसूरती के मजे लेना चाहता हूँ। वो जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी कि मैं इस बारे में ऋतिक को बता दूंगी, आप ना जाने कब से मुझे तंग कर रहे हो। मैंने कहा यहाँ से भागने का तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने उसे एक डायरी और पेन दी और कहा कि इसमें वो सब कुछ लिखो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। लिख दो कि तुम अपनी मर्जी से घर से भाग गई हो और तुम किसी और से शादी करना चाहती हो। मेरे बेटे के साथ तुमने सिर्फ उसकी अच्छी नौकरी की वजह से शादी की थी। मेघा ये बात सुनकर कहने लगी थी कि मैं हरगिज ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं ऋतिक से बहुत प्यार करती हूँ, बल्कि मैं तो उसे सारी सच्चाई बताऊंगी जो आप मेरे साथ कर रहे हो। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा और कहा कि ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता। मेघा इस काम के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने उसके साथ खूब मारपीट की और जबरदस्ती उसे ये लेटर लिखवा लिया। ये लेटर मैंने अपने बेटे के कमरे में जाकर रख दिया था। सारा दिन मेरा बेटा अपनी पत्नी को तलाश करता रहा, लेकिन जब रात को वो थक हार कर अपने कमरे में गया और उसे वो लेटर दिखाई दिया तो वो लेटर पढ़कर वो टूट कर रह गया था। उसने वो लेटर हम लोगों को दिखाया तो मैंने भी बात को बढ़ावा दे दिया था और कहा था कि मुझे तो ये लड़की शुरू से ही पसंद नहीं थी। मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की से शादी मत करो, सुनैना से शादी कर लो, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अब तुम इस लड़की की करतूत भुगतते रहो। मेरे बेटे को ना जाने की यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेघा उसे छोड़कर भाग सकती है, लेकिन फिर भी कई दिनों तक उसने उसे तलाश किया तो मेघा कहीं नहीं मिली, क्योंकि उसे तो मैंने कैद करके रखा हुआ था। मैं हर रोज मेघा के पास जाकर उसकी इज्जत खराब करता था। ये बात घर में कोई भी नहीं जानता था। मैं तो चाहता था कि वो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर रहे और इस घर में सुनैना बहू बनकर आ जाए और मेरा दोस्त भी ठीक हो जाए, क्योंकि उस लड़की की वजह से मेरी बहुत बेइज्जती हुई थी। अगर मेरा बेटा मेरी मर्जी के मुताबिक शादी कर लेता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। फिलहाल कई दिन इसी तरह से गुजर गए। इस सब के दौरान मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं उसे अस्पताल लेकर गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उसने मेघा के गायब होने के गम को अपने दिल से लगा लिया था। अब तो उसे भी यकीन आने लगा था कि मेघा गायब हो गई है। मेघा के घर वाले भी उसे ढूंढने की बहुत कोशिश कर रहे थे, मगर वो कहीं भी नहीं मिली और वो लेटर मेघा के हाथ का ही लिखा हुआ था। ये बात मेरा बेटा अच्छी तरह से जान गया था। उधर मैं उस बंद घर में मेघा के साथ हर रोज अत्याचार करता था। कभी उसके साथ मारपीट करता तो कभी उसके साथ गलत काम करता था। वो धीरे धीरे अधमरी हो गई थी। उसके अंदर ज्यादा जान बाकी नहीं थी। वो रो रो कर मुझसे कहती थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो। तो मैं उससे कहता था कि मैं सिर्फ एक शर्त पर ही तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा।
तुम मेरे बेटे की जिंदगी से बहुत दूर चली जाओ, मगर वो इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे और इस दौरान अपने बेटे की तबीयत खराब की भाग दौड़ में मैं ना जाने मेघा को क्यों भूल गया था, क्योंकि मेरे बेटे ने उसका गम दिल से लगा लिया था और वो ये सब कुछ अपने दिल से निकालने के लिए तैयार नहीं था। पूरे 1 हफ्ते तक मेरा बेटा हॉस्पिटल में रहा। घर में सबका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बेटे की तो बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। कुछ दिनों बाद जब वो डिस्चार्ज हुआ तो मैं उसे घर लेकर आ गया था। अभी हम लोग घर आकर बैठे ही थे। मैंने अपने बेटे को समझाया था कि वो लड़की तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है, वो लड़की फ्रॉड थी। तुम अच्छी नौकरी करते हो, तुम्हारा अच्छा बिजनेस है, इस वजह से वो तुम्हारे पीछे लग गई थी और उसने साफ साफ ये बात उस लेटर में लिखी हुई है। तुम मेरी मानो तो सुनैना से शादी कर लो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुनैना इस घर में बहू बनकर आएगी तो तुम्हें बहुत खुश रखेगी। वो आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है। मेरी पत्नी ने भी मेरे बेटे को यही समझाया था, मगर मेरा बेटा समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो यही कहता था कि ना जाने क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि मेघा मुझे धोखा देकर भाग सकती है। मेरा दिल कहता है कि वो किसी बड़ी परेशानी में है। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि देखो इसकी हरकतें, ये अभी भी उस धोखेबाज लड़की के पीछे पड़ा हुआ है जो अपने आशिक के साथ इसे छोड़कर भाग गई है। वो लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बस तुम्हारी ही खुशी की खातिर मैं उसे इस घर में बहू बनाकर लाया था। अब जब वो यहाँ से चली गई है तो इससे ज्यादा हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसे तुमने भी कई जगह तलाश कर लिया है, वो तुम्हें मिल ही नहीं रही। अब तुम उसकी वजह से अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, जबकि सुनैना के साथ शादी करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। लेकिन मेरा बेटा समझने के लिए तैयार ही नहीं था। अभी हम लोग यही सब बातें कर रहे थे, तभी हमारे घर में पुलिस इंस्पेक्टर घुस आए। पुलिस को देखकर हम सब लोग घबराकर खड़े हो गए। मेरा बेटा इंस्पेक्टर को देखकर कहने लगा, इंस्पेक्टर साहब, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या मेरी पत्नी मिल गई है? क्योंकि मेरे बेटे ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में करवा दी थी। मैं जानता था कि पुलिस वालों को मेघा के बारे में पता चल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने मेघा को एक अनजान किराए के घर में रखा हुआ था। ये बात हमारे घर के ड्राइवर के अलावा कोई भी नहीं जानता था, क्योंकि ड्राइवर ही उसे उस घर तक छोड़कर आया था। और जिस दिन से मैंने मेघा को उस घर में कैद किया था, उसी दिन से मैंने ड्राइवर से भी कह दिया था कि तुम कुछ पैसे ले लो और कुछ दिनों के लिए इस शहर से बाहर चले जाओ। ऐसा मैंने तब किया था जब मुझे पता चला था कि मेरा बेटा पुलिस में मेघा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। मैं समझ गया था कि पुलिस वाले तो कहीं ना कहीं से सच्चाई का पता लगा ही लेते हैं। मैं नहीं चाहता था कि पुलिस वाले मुझे पकड़ ले, इसलिए मुझे जिस पर शक था उसे मैंने रास्ते से हटा दिया था। ड्राइवर को तो यहाँ से गए हुए काफी दिन हो गए थे। पुलिस वालों ने जो बात बताई थी उसे सुनकर हमारे होश उड़ गए थे। मेरे बेटे के पूछने पर पुलिस वालों ने जवाब दिया था कि तुम्हारी पत्नी हमें मिल गई है। जब ये बात मैंने सुनी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं मान ही नहीं सकता था कि इनको मेघा मिल सकती है, मगर उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मुझे भी यकीन आ गया था कि इन लोगों ने मेघा को तलाश कर लिया है। मगर कैसे तलाश किया था, ये सब पुलिस वालों ने जब हमें बताया तो मेरे होश उड़ गए थे। पुलिस वाले कहने लगे, दरअसल आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था और जब आसपास के कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया तो उसकी सांसें चल रही थी। अस्पताल वालों ने हमें भी इन्फॉर्म कर दिया था। हम लोग वहां गए तो हमें पता चला कि ये तो आपकी पत्नी है। वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, मगर उसने मरने से पहले अपने बयान दे दिए। पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि मेघा काफी दिनों से किसी बंद घर में कैद थी, लेकिन आज वो उस घर से भागने की कोशिश कर रही थी। वो घर से जैसे तैसे बाहर तो निकल आई थी, मगर वो भागते भागते जैसे ही सड़क पर आई तो उसकी टक्कर एक कार से हो गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत ही जख्मी हालत में थी, इसलिए वहां के लोग उसे अस्पताल ले गए। उसने अपने बयान में ये बात बताई है कि उसके साथ काफी दिनों से गलत काम हो रहा है और उसे किसी ने किडनैप करके उस घर में रखा हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर ऋतिक की तरफ देखकर कहने लगा कि ऋतिक साहब, क्या आप ये बात जानना चाहेंगे कि आपकी पत्नी के साथ ये सब कुछ किसने किया? मेरे बेटे को तो जैसे अजीब सा जुनून सवार हो गया था। उसने कहा कि हाँ, मुझे बताओ ये सब किसने किया, मैं उसे जान से मार दूंगा। आखिर वो कौन है जिसने मेरी पत्नी के साथ ये सब कुछ किया? पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि ये सब कुछ करने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि आपके पिता हैं। ये बात सुनकर तो जैसे सब लोगों को एक अजीब सा झटका लगा था। वहां पर मेरी बेटियां भी मौजूद थीं।
मेरा बेटा और मेरी पत्नी, वो सब लोग अचानक मुझे देख रहे थे। मैं वहां से भागने की कोशिश करने लगा तो पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा कि मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, बल्कि बाहर का दरवाजा देखने जा रहा हूं कि मैंने ठीक से बंद कर दिया था या नहीं। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि बाहर का दरवाजा खुला हो या बंद, अब तो आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। घर का ध्यान रखने के लिए आपके घर के बाकी सारे मेंबर्स हैं, क्योंकि आप तो अब जेल जाने वाले हैं। मैंने कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरा बेटा मेरी तरफ आया। मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। उस समय मुझे जैसे तैसे अपनी जान बचानी थी। मैं नहीं चाहता था कि इन लोगों के सामने मेरी सच्चाई आ जाए। न जाने कैसे मेघा घर से भाग गई थी। घर की चाबी तो मेरे पास थी। जरूर वो खिड़की या फिर छत से छलांग लगाकर वहां से भाग गई होगी। मेरा बेटा कहने लगा कि पापा, क्या ये सब कुछ आपने किया है? मैंने अपने बेटे से कहा कि नहीं बेटा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा कि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। मेघा ने मरने से पहले हमें अपने बयान दिए हैं और हमारे पास मेघा की वीडियो भी है। पुलिस इंस्पेक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर मेरा बेटा चौंक गया था कि मेघा मर गई है। पुलिस इंस्पेक्टर कहने लगा, जी, पहले ही वो बहुत बुरी कंडीशन में थी और फिर उसका एक्सीडेंट भी हो गया, लेकिन ये अच्छा हुआ कि मरने से पहले उसने सारी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपना मोबाइल निकालकर मेघा की वीडियो मेरे बेटे को दिखाई, जिसमें मेघा बहुत गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती थी और उसने अपने साथ हुआ एक एक जुल्म पुलिस इंस्पेक्टर को बता दिया, जिसमें वो साफ साफ कह रही थी कि उसके साथ ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, और ये सब कुछ मैंने इसीलिए किया क्योंकि मैं अपने दोस्त की बेटी की शादी अपने बेटे के साथ करवाना चाहता था। और फिर मेरी गंदी नजर भी शुरू दिन से ही उस पर थी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। उस दिन गुस्से में मेरा बेटा मुझ पर हाथ उठाने वाला था, मगर उसने पिता का लिहाज करते हुए अपना हाथ रोक लिया था। उसने मुंह फेरकर पुलिस इंस्पेक्टर से कहा कि आप इन्हें अरेस्ट करके यहाँ से ले जाइए, और मैं चाहता हूँ कि इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इन्होंने मेरी पत्नी के साथ बहुत गलत किया। मेरी बेटियां और पत्नी फूट फूट कर रो रही थी, जबकि उन लोगों का भी यही कहना था कि हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी हद तक भी गिर सकते हो। मैं सब लोगों के सामने शर्मिंदा होकर रह गया था, क्योंकि अब मेरे पास अपनी सफाई के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर चुके थे। मेरे हाथ में हथकड़ियां थी। मोहल्ले के सारे लोग मुझे नजर उठा उठाकर देख रहे थे और आज मेरी नजरें नीची थी। मेरे बेटे की कंडीशन मैंने देखी थी। वो बहुत बुरी तरह से रो रहा था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी मर गई है, वो उससे बहुत मोहब्बत करता था। अभी उन दोनों की शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ था और मैंने उन दोनों की जिंदगी को बसने से पहले ही उजाड़ दिया था, और अब मैं जेल में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे उम्र कैद हो गई है, क्योंकि मेघा के साथ मैंने जो कुछ भी किया था उसकी सजा यही थी। आज इतने सालों के बाद भी मुझसे कोई मिलने नहीं आया। मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है। मुझे अफसोस होता है कि अगर मैं अपनी बहू को बेटी मान लेता और उस पर गंदी नजर न डालता तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता। उस बेचारी पर भी तो मैंने बहुत जुल्म किए थे, उस पर मारपीट की थी, उसके साथ गलत काम किया था, और मेरी वजह से जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो उसकी मौत भी हो गई, और अपने बेटे को भी मैं धोखे में रखता रहा। आज मैं ये कहानी जेल में बैठकर आप सब लोगों के लिए लिख रहा हूँ और आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों की खुशी के आगे प्लीज अपने घमंड को छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।